हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो आपके लिए आने वाली टीचर्स भर्ती व टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका सही उत्तर होता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है क्योंकि हर बच्चे की सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, उसे उसी की बुद्धि के अनुसार सिखाया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, या अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। इसका सही उत्तर होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्यक्ष अनुभव और साथ ही सहयोग की आवश्यकता होती है। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है प्रोजेक्ट पद्धति पर, खेल विधि पर, सर्वेक्षण विधि पर या ह्यूरिस्टिक विधि पर। इसका सही उत्तर होगा खेल विधि पर। शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति दोस्तों खेल विधि पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति फ्रेडरिक फ्रोबेल ने प्रस्तुत की थी, जो कि छोटे बच्चों के सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है आत्मसात, समंजन, अनुकूलन या स्कीमा। इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। ध्यान रहे दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे के अनुसार ये मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया स्कीमा के नाम से जानी जाती है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र व प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए। इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने के लिए अनुबंध की आवश्यकता होती है, इसी तरह अनुकरण के द्वारा भी भाषा सीखी जा सकती है, तथा परिपक्वता के साथ, जैसे कोई बच्चा बचपन में भाषा नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो परिपक्वता के साथ भाषा का विकास होता जाता है। लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए विकास को निरंतरता के सिद्धांत से प्रतिपादित किया जाता है। दोस्तों विकास और अभिवृद्धि एक नहीं होती, अभिवृद्धि निश्चित सीमा पर जाकर रुक जाती है, जबकि विकास पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसीलिए यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता है? जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे हुए अपनी अलग राय व्यक्त करें, जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन न करें और सवाल न पूछें, जिसमें शिक्षक बच्चों के अनुभवों का उपयोग करे, या जिसमें बच्चों का अवलोकन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण का अवसर मिले। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन न करें और सवाल न पूछे, तो यह शिक्षण अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए आवश्यक है कि वह अध्यापक की आज्ञा का पालन करें और साथ में जिस विषय में उनको पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित वह सवाल भी पूछें। इसके अलावा बच्चे प्रश्न पूछकर अपनी अलग राय व्यक्त करें तो यह शिक्षण भी अच्छा होता है। बच्चे के अनुभवों का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही बच्चों का अवलोकन, विश्लेषण और सामान्यीकरण का अवसर भी प्रदान करना चाहिए।
निम्न में से कौन सा कारक भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य या लंबाई तथा वजन? इसका सही उत्तर होगा लंबाई तथा वजन, यानी कि लंबाई तथा वजन भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते, जबकि परिपक्वता, अभिप्रेरणा तथा स्वास्थ्य भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषा नियमों के ज्ञान पर। इसका सही उत्तर होगा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। जी हाँ दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमेशा निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए निदान से किसी समस्या के कारणों की सही पहचान करने के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता होती है। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। यह सबसे सही तरीका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक? इसका सही उत्तर होगा आध्यात्मिक, यानी कि आध्यात्मिकता अधिगम का क्षेत्र नहीं है, जबकि ज्ञान, भाव और क्रिया ये तीनों अधिगम के क्षेत्र हैं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बालक के व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति ये सभी अनिवार्य होते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानने के बाद ही सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को प्रयास करने चाहिए। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह या त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। इसका सही उत्तर होगा संवेगों का तीव्र प्रवाह है। यह हकलाने का एक मनोवैज्ञानिक तथा प्रमुख कारण है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वरूप संबंध नहीं रखता है या वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है तो वह बालक सामाजिक रूप से पूर्ण विकसित माना जाएगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 5, 6 या 8? इसका सही उत्तर होगा 6। कोलबर्ग ने नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट की कुल 6 अवस्थाएं बताई है। दोस्तों, कोलबर्ग के अनुसार रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन यह 2 प्रकार का होता है, बाहरी सत्ता पर आधारित, दूसरा व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। रूढ़िगत चिंतन जो कि 10 से 13 वर्ष होता है, इसमें भी 2 प्रकार हैं, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन, और रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन जो कि 13 वर्ष के बाद होता है, सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन तथा सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीखना, अभिवृद्धि, विकास या परिवर्तन। इसका सही उत्तर होगा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य है कि शरीर के कद, भार, वजन आदि का बढ़ना ही अभिवृद्धि कहलाती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 18, 19, 20 या 32।
इसका सही उत्तर होगा 20। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, यानी कि ये 20 दांत जीवन में एक बार गिरने के बाद पुनः उग जाते हैं, जबकि 12 दांत स्थायी होते हैं। सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या शिक्षा व्यवहारवादी होती है। इसका सही उत्तर होगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है, यानी कि सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होगी। अगर बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे बालक हमेशा नए नए सृजन करने में माहिर हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से या खेल से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि से होता है। जिस बालक की सीखने की क्षमता कम होती है या किसी की अत्यधिक होती है तो ऐसे सभी बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण करने में, पाठ्यक्रम चुनाव करने में, बालक की क्षमता ज्ञात करने में, या उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बालकों का वर्गीकरण करने में, पाठ्यक्रम का चुनाव करने में तथा बालक की क्षमता ज्ञात करने में, इन सभी में किया जाता है। अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती, या बालकों की पहचान कोई विशेषज्ञ कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी कि निरीक्षण के द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक के द्वारा नहीं की जा सकती। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज की किसी समस्या को खोज करना, तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, या किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको अगर हतोत्साहित कर दिया जाएगा तो ऐसे बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। जबकि उपयुक्त तीनों विकल्प, यानी कि बच्चों को कोई एक विषय देकर कहें कि उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करें तो इससे सृजनात्मकता विकसित होती है। कोई समस्या देकर उसकी खोज करने के लिए कहा जाए तो भी सृजनात्मकता विकसित हो सकती है, तथा किसी भी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करके भी उन्हें अवसर प्रदान करके सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के बारे में सत्य नहीं है? बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है, या बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बालकों में संवेगों की जो तीव्रता होती है वह वयस्कों की तुलना में कम होती है, और बालकों की जो संवेग है वह वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं। बालकों के संवेग को लक्षणों से आसानी से पहचाना भी जा सकता है, परंतु बालकों में जो संवेगात्मक नियंत्रण है वह वयस्कों की तुलना में कम होता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना ही संवेग का शाब्दिक अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना, या व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका सही उत्तर होगा व्यवहार में परिवर्तन करना। यह प्रेरणा की विधि नहीं है, जबकि रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना तथा प्रशंसा करना ये सभी प्रेरणा की विधियां हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं।
निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? इसका सही उत्तर होगा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।